वेलकम टू दिस लेक्चर। हम इस लेक्चर में चौसर के एज के अंतर्गत पाई जाने वाली कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं को समझेंगे। हमने पहले पार्ट में चौसर के एज के अंतर्गत पाई जाने वाली विशेषताओं को समझा था, लेकिन वो एडवर्ड सेकंड के शासन काल के अंदर समझा था। जैसा कि हम जानते हैं कि चौसर के एज को या चौसर के एज के दौरान दो राजाओं का शासन पाया जाता है, एडवर्ड सेकंड एंड रिचर्ड। पहले पार्ट वन में हमने एडवर्ड के शासन काल के अंदर जो विशेषताएं पाई गई थी उनको डिस्कस किया था, और इस लेक्चर में हम रिचर्ड सेकंड के शासन काल में कौन कौन सी विशेषताएं पाई गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। द रिजाइन ऑफ रिचर्ड सेकंड का शासन काल। द रिजाइन reign of Richard II was one of the worst reigns that England had ever known. रिचर्ड सेकंड का जो शासन काल वो इंग्लैंड के सबसे बुरे शासन काल में से हैड एवर नोन किसी को जाना जाता है, यानी इंग्लैंड को जाना जाता है कि बहुत सारे लोगों का शासन काल था जो बहुत बुरा गया, लेकिन रिचर्ड सेकंड का जो शासन काल का जो टाइम था वो बहुत ही बुरी शासन काल में से एक काउंट होता है। ही वॉज इनकम्प्लीनेंट, क्योंकि वह इनकम्प्लीनेंट, वो अयोग्य राजा थे। कैप्रिशियस, वो काफी मोटी भी थे। एंड एक्स्ट्रा वीकेंड, को काफी फिजूल खर्ची भी थी। इस रूप में वो जाने जाते हैं। द किंग एंड द नोबल लेट इन लेक्चर्स लाइफ। एंड नोबल लेट इन लेक्चर्स लाइफ। रिचर्ड सेकंड के शासन काल में जो राजा होते थे और उनके जितने सामंत होते थे वो हमेशा बहुत ही जेगी माने होता है प्रसन्नता, एंड द लग्जरियस माने वो एक विलासपूर्वक जिंदगी को जिया करते। नंबर टू, ट्रेड एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड होना है विस्तार होना, यानी विस्तार करना, फैलाना। ट्रेड माने व्यापार, व्यापार का काफी विस्तार हुआ था। ड्यूरिंग रिचर्ड ने ट्रेड एक्सपेंडेड, व्यापार का काफी विकास हुआ। एंड द वेल्थ इंक्रीज एमंग द कॉमर्शियल क्लासेस, और जितने भी कॉमर्शियल वर्ग थे, वाणिज्य जितने वर्ग थे जहाँ व्यापार होता तो उन्होंने अच्छी खासी वेल्थ को, अच्छी खासी धन को एकत्रित किया था। यदि धन की काफी वृद्धि हुई थी कॉमर्शियल क्लासेस के बीच में। तो तीसरी विशेषता पाई जाती है द एपिडेमिक। एपिडेमिक होता है महामारी, ब्लैक डेथ, जिससे कि ब्लैक डेथ के रूप में जाना गया है। पेस्टिलेंस रेवेज द लैंड। पेस्टिलेंस यानी महामारी। महामारी ने लैंड को पूरी तरीके से रेवेज यानी बर्बाद कर दिया था। एंड देन इन 1348 ब्रोक आउट द आउटफुल एपिडेमिक कॉल्ड द प्लेग। 1348 में वहां पर बहुत ही भयानक एपिडेमिक महामारी फैल गई थी, जिसको कि ब्लैक डेथ के रूप में जाना गया है। विच इन ए सिंगल ईयर, जिस इस ब्लैक डेथ ने एक साल में ही swept away more than one third of the entire population। जितनी भी पॉपुलेशन थी, जन जनसंख्या थी, उसका एक तिहाई हिस्सा को स्वेप्ट अवे कर दिया। यानी पूरी पॉपुलेशन का एक तिहाई हिस्सा समाप्त हो चुका, यानी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी, जनसंख्या खत्म हो चुकी, लोग खत्म हो चुके थे एक तिहाई मात्रा में। एंड विच रीअपियर्ड इन 1362, 1367 एंड 1370। और यही ब्लैक डेथ फिर से आ गई थी, वो भी 1362 में, 1367, 1370। इसलिए इसको ब्लैक डेथ के रूप में जाना गया है। फेमिनिन एंड लॉलेसनेस। फेमिनिन होता है भुखमरी, एंड लॉलेस माने अराजकता। फेमिनिन फॉलोड प्लेग एट इट्स पीक। प्लेग के बाद फेमिनिन का आरंभ हो चुका था, यानी भुखमरी होने लगी थी। वैगनेंट एंड थीव्स मल्टीप्लाइड, और आवारा लोग और थीव जो चोर थे मल्टीप्लाई, यानी उनकी संख्या भी, आवारा लोगों की और चोरों की संख्या बढ़ चुकी थी। Tyrannus law passed to regulate labor only made bad matters
यानी जो टायरेंट लॉ थे, जो अत्याचारी नियम बनाए गए थे लेबर को रेगुलेट नियमित करने के लिए, उन्हीं टायरेंट लॉ ने बुरे जो मामले थे, जो खराब मामले थे, उनको और भी ज्यादा बैड कर दिया, तो और भी ज्यादा खराब कर दिया। द फ्रेंच वार्स विच हैड गिवन टेम्पररी ग्लोरी टू द आर्म्स ऑफ एडवर्ड, और एडवर्ड के हथियारों को जो एक अस्थाई गौरव दिया गया था, यानी फ्रेंच युद्ध के दौरान एडवर्ड ने जिन हथियारों को इस्तेमाल किया था, उनको एक गौरव प्रदान किया गया था। लेकिन अब उसी गौरव ने, उसी फ्रेंच वार ने, जो रिचर्ड सेकंड के जो सक्सेसर थे, जो उत्तराधिकारी थे, उनके लिए खतरनाक परिणाम छोड़ दिए थे। यानी जो चीज एडवर्ड के हथियारों के लिए बहुत गौरवपूर्ण मानी गई थी, वही रिचर्ड सेकंड के उत्तराधिकारी के लोगों की खतरनाक साबित हो चुकी थी। द हैवी टैक्सेशन एंड जनरल, वहां पर हैवी टैक्सेशन पाया जाता था, काफी भारी मात्रा में कराधान पाया जाता था, यानी कर पाया जाता था, एंड जनरल रिवॉर्ड पर, जहां पर लोगों ने इसका विद्रोह भी किया था। द enormous कॉस्ट ऑफ द फ्रेंच वार फॉट बाई एडवर्ड, एडवर्ड के द्वारा जो फ्रेंच युद्ध लड़े गए, यानी एडवर्ड वही जो रिचर्ड सेकंड का जो प्रीडिसेसर कहला जाता है, क्योंकि पहले एडवर्ड राजा था, फिर रिचर्ड सेकंड आया था। तो रिचर्ड सेकंड का जो प्रीडिसेसर, जो पूर्वज था, यानी जो एडवर्ड था, उसके द्वारा जितने फ्रेंच युद्ध लड़े गए थे, उसमें जितनी लागत आई थी, had to be met by heavy burdens of taxation, उन पर अच्छा खासा, यानी एक भारी मात्रा में कराधान लगाया गया था, which caused a general revolt of the common people under the leadership of Lord Feller, Jack Straw and Unfrock Rees and John। इस तरीके से लोगों ने, जो सामान्य जनता थी, उन्होंने एक सामान्य विद्रोह कर दिया था कि ज्यादा हैवी का कर नहीं लगाया जाए। और उस जो लोगों ने जो विद्रोह उत्पन्न किया था, उनका नेतृत्व करने वाली बॉट कैलर थी, जैक स्ट्रॉ थे, एंड अनफ्रॉक प्रीस पुजारी थे, एंड जॉन। तो सुन साइलेंस, हालांकि ये जो विद्रोह था काफी जल्दी समाप्त भी हो गया था, यानी शांत हो गया था। दिस वॉज ए साइन ऑफ वाइड स्प्रेड सोशल अनरेस्ट, लेकिन ये एक, इसने एक प्रतीक दिखा दिया था कि अब समाज में जो है अनरेस्ट फैलने वाला, अशांति फैलने वाली, सामाजिक अराजकता फैल इस विप्लव के बाद। हालांकि शांत हो गया था, लेकिन एक प्रकार का ये प्रतीक था कि अब समाज में अनरेस्ट फैलने वाली, अशांति फैलने वाली। द करप्शन ऑफ द चर्च, चर्च का भ्रष्टाचार। The corruption of the church was one of the causes which gently but greatly contributed to the increasing evils of Chaucer's day। चर्च की अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, ये उन कारणों में से एक कारण है, विच ग्रेटली कंट्री, जिसने काफी रूप से सहयोग दिया था टू द इंक्रीज, माने बढ़ाने, इविल्स माने बुराई को चौसर के में, यानी चौसर के युग में जितनी भी बुराइयां पाई जाती हैं, उन बुराइयों को बढ़ाने में एक कारण चर्च का करप्शन, यानी उस वक्त चर्च में काफी भ्रष्टाचार पाया जाता था। स्पिरिचुअल जील एंड एनर्जी वेरी लिटिल वाज नाउ लेफ्ट इन द कंट्री, उस वक्त हम देख सकते हैं आध्यात्मिक उत्साह और जो ऊर्जा थी वो बहुत ही कम मात्रा में वहां पर बची हुई थी, बात समाप्त हो चुकी थी, यानी कोई भी आध्यात्मिक उत्साह वहां पर नहीं था, उत्साह नहीं था, ना ही कोई एनर्जी। द ग्रेटर बिशप, ग्रेटर बिशप होते जो धार्मिक लोग होते, है ना, पुजारी, ठीक अब बैठ उन्होंने संपत्ति का ढेर लगा लिया था, यानी वो भ्रष्टाचार के जरिए पैसे कमाते थे, एंड लिव्ड इन एन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, और वो सांसारिक रूप में आध्यात्मिक जीवन को जीते थे। द रैंक एंड फाइल ऑफ द क्लर्जी, और जो क्लर्जी, जो पात्री लोग के जो सदस्य थे, पर इग्नोरेंट, वो अनजान एंड केयरलेस और लापरवाह थे। द फायर्स नोटोरियस फॉर देयर ग्रीड एंड एक्सपेरिमेंट, जो फायर्स के जो पादरी, ये जो लोग थे, वो अपने लालच और फिजूल खर्ची के लिए काफी नोटोरियस थे, यानी वो विख्यात हो चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे अपने लालच और फिजूल खर्ची के लिए। नोटोरियस होता है फेमस होना, फेमस होता है अच्छे के लिए प्रसिद्ध होना, लेकिन नोटोरियस होता है जो कुख्यात हो जाता है, फेमस प्रसिद्ध होता है, लेकिन बुरी सेंस में, जो बुरी सेंस में फेमस होता है उसको नोटोरियस बोलते हैं। स्पिरिचुअल सुपरस्टिशन एंड बिकम सुपरस्टिशन बिकेम सोशल, इस तरीके से जो अंधविश्वास था वो सामाजिक बुराई बन गया था। इंग्लिश वर्जन ऑफ द बाइबल, अगर बाइबल की हम इंग्लिश वर्जन की बात करें, वो भी इसी टाइम आया था, रिचर्ड सेकंड के टाइम।
After the corruption of the church, church की corruptions के बाद, we recognize the importance of the birth of John Wycliffe, the morning star of the revolution, who gave the best of his life to the great task of reviving spiritual Christianity in England. इंग्लैंड में आध्यात्मिक ईसाई धर्म को पुनर्जन्म देने का जो महान कार्य था वो जॉन विक्लिफ का जीवन का बहुत ही ग्रेट काम कहलाया जाता है, जिसे हम मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहते हैं। यानी हम चर्च के करप्शन के बाद हमने जॉन विक्लिफ के कार्य के महत्व को समझा। वो कार्य जिसने ईसाई धर्म में, इंग्लैंड में ईसाई धर्म आध्यात्मिकता को पहचाना, एक तरीके से नया जीवन दिया। एंड इन दिस वे, इसी तरीके से ही रोट रिलीजियस पैम्पलेट्स में बहुत सारे धार्मिक पैम्पलेट्स भी लिखे, sent his poor priests and inherent preachers far and wide with the message of, उसने धर्म के संदेश के साथ उसने बहुत सारी गरीब पुजारियों को और इससे संबंधित जो उपदेश देने वाले थे, धार्मिक उपदेश देने वालों को दूर दूर तक भेजा, ताकि वो इस धर्म के मैसेज को लोगों तक पहुंचा सके, दूर दूर तक फैला सके। एंड प्रोड्यूस ए कंप्लीट वर्ड इंग्लिश वर्जन ऑफ द बाइबल, और यहाँ पे उसने बाइबल का जो इंग्लिश वर्जन था, जो ट्रांसलेशन है, वो भी उसने उसी वक्त की। द डॉन ऑफ ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म होता है मानव। चौसठ में ह्यूमनिज्म शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ह्यूमनिज्म का दूसरा नाम होता है न्यू लर्निंग। आप along with the chief active forces of social unrest and the beginning of a new religious war, यानी एक नए धार्मिक आंदोलन की शुरुआत और सामाजिक अशांति की जो एक्टिव शक्तियां थी, उसके साथ साथ देयर वाज ए थर्ड इन्फ्लुएंस, एक तीसरा प्रभाव भी पाया जाता है। पहला प्रभाव तो सोशल अनरेस्ट, सामाजिक बेचैनी, सामाजिक अशांति, और दूसरा नई धार्मिक आंदोलन के साथ एक तीसरा प्रभाव भी देखने को मिला था, which did much to change the current of intellectual interest, जिसने बौद्धिक जो फेवर थे, जो इंटरेस्ट थे, रुचि आती, उसकी धारा को ही काफी परिवर्तित कर दिया था। एंड देयर वाई अफेक्ट लिटरेचर डायरेक्टली, और सीधे ही तरीके से साहित्य को भी काफी प्रभावित किया था। यानी बहुत सारी चेंजेस लेकर आए थे साहित्य में। एंड दिस थर्ड इन्फ्लुएंस वाज द न्यू लर्निंग ऑफ ह्यूमनिज्म। इस तीसरे प्रभाव को हम न्यू लर्निंग के नाम से जानते हैं, या फिर ह्यूमनिज्म, मानवता के नाम से जानते हैं। एज इट केम टू बी कॉल्ड एज इन द लिटरेचर ऑफ चौसठ, जो चौसठ के एज में, चौसठ के एज का जो साहित्य में पहचाना जाता है ह्यूमनिज्म के रूप में। दिस स्कॉलरशिप हैड बीन लार्जली द कंसर्न ऑफ द चर्च। इस तरीके से जो विद्वता थी, जो स्कॉलरशिप थी, वो चर्च का एक मुख्य विषय थी, या मुख्य की चिंता थी, जो वहाँ पे लोग विचार करते थे विद्वता का। एंड द मैन थॉट एंड फीलिंग्स हैड बीन कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। अब मनुष्य के जो विचार थे और जो भावनाएं थी, वो अपने बारे में सोचने लगे, उन्होंने सोचना प्रारंभ कर दिया था। एंड द वर्ल्ड हैड बीन कवर्ड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय थियोलॉजी। हाँ, लेकिन पूरा संसार इस प्रकार की जो थियोलॉजी थी, जो धर्म था, उसके आधार पर नियंत्रित किया जाता था, चलाया जाता था। इलास्टिकल आइडियाज, और जो धार्मिक हमारे विचार थे, एंड द मिडिवल हैबिट्स ऑफ माइंड, और हमारे जो मध्य युग की जो हमारी आदतें थी, बट स्टिल द कंट्रोलिंग फोर्सेस इन चौसठ डेज, तो चौसठ के दिनों में भी इस प्रकार की शक्तियों को, धार्मिक शक्तियों को क्या करती थी, नियंत्रित करती थी। यानी इन्हीं आदतों के आधार पर, इन्हीं विचारों के आधार पर लोग अपना चर्च से संबंधी या कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप किया करते थे। But their monarchy was now broken into at least some extent by the dawn and advent of a fresh and very different aspect. एक स्वच्छ और एक बहुत ही अलग भावना की डॉन के साथ, स्टार्टिंग के साथ ही ये जो उनकी जो मोनार्ची थी, उनका जो एक तंत्र था, उनका जो राजतंत्र था, वो टूटने लगा था। यानी अब क्योंकि न्यू लर्निंग आ चुकी थी, ह्यूमनिस्ट की भावना आ चुकी थी, तो जो धर्म के क्षेत्र में, जो चर्च के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार था, वहां पर वो चेंजेस होने लगे थे। वो लोग जो धर्म के आधार पर जो चीजें चलाई जा रही थी, वहां धीरे धीरे वो चीजें टूटने लगी थी, क्योंकि नए आइडियाज वहां पर पनपने लगे थे। दैट स्पिरिट हैड टेकन बर्थ इन इटली। हालांकि इस प्रकार की जो ह्यूमनिस्ट की जो भावना थी, जो न्यू लर्निंग के जो आइडियाज थे, वो इटली में इसका जन्म हुआ था। इटली में स्टार्टिंग में पहले आए थे। एंड इट क्रिएटेड एम्फासिस इन मासेस नॉट ओनली फॉर द आर्ट बट आल्सो फॉर द मॉरल आइडियाज ऑफ ग्रीक एंड ग्रीक और रोम की जो नैतिक विचार थे उसके प्रति, और न केवल कला के प्रति, बल्कि ग्रीक और रोम के जो नैतिक विचार थे उसके प्रति भी लोगों की मैंने लोगों के मन में इस भावना ने अन्तर्गत उत्साह उत्पन्न कर दिया था।
इन दिस वे, इस तरीके से ग्रेट इम्पेटस, इम्पेटस माने प्रोत्साहन, एक महान प्रोत्साहन बाद जीवन दिया गया सिर्फ इंटेलेक्ट एक्सप्रेशन की, जिससे कि बौद्धिकता को बढ़ा दिया जाए, एक्सपेंस कर दिया जाए, विस्तार किया जाए उसका। एंड टू मेंस एफर्ट, और मनुष्य की जो कोशिश है कि फ्री देमसेल्फ, अपने आप को स्वतंत्र करने की फ्रॉम सोशल बॉन्डेज। इस प्रकार जो धार्मिक जो बंधनों में जो लोग अभी तक फंसे हुए थे, लोगों की जो सोच फंसी हुई थी, मनुष्य ने कोशिश की वो अपने विचारों को वहां से स्वतंत्र करे, कि वो अपने आप को इस प्रकार के बॉन्डेज जो बंधन थे उनमें स्वतंत्र करें। उन लोगों को काफी प्रोत्साहन दिया था इस प्रकार की भावना भी। द लीडर्स ऑफ दिस ग्रेट रिवाइवल, इस प्रकार के जो विद्रोह था, जो जागरण था, इसके प्रकार के जो नेता थे, यानी इस विचार को लाने वाले जो थे, लर्निंग और ह्यूमनिस्ट के विचार को लाने वाले जो दो फेमस इटालियन राइटर थे उसमें, पेट्रार्क एंड बोकासियो, ये दोनों इटालियन राइटर थे। इन्होंने ही लोगों के इन्फ्लुएंस को क्रिएट किया था, ह्यूमनिस्ट के को। एंड इट वाज चीफली थ्रू देयर वर्क, और ये उनके कार्य के द्वारा ही था, दैट द न्यू कल्चर, की नई संस्कृति, दैट केम टू बी कॉल्ड ह्यूमनिस्ट, की नई संस्कृति को ह्यूमनिस्ट का नाम दिया गया, इसके रूप में जाना गया। पास्ट इनटू इंग्लैंड, और ये फिर इटली से होकर कहाँ चली गई थी, इंग्लैंड चली, where its effect was soon visible in the form of the sense of beauty, the delight in life, and the free secular spirit in English literature, जिसका प्रभाव हमें बहुत ही जल्दी, तुरंत ही हमें सेंस ऑफ ब्यूटी के रूप में दिखाई देने लगा, जीवन में खुशियों के रूप में दिखाई देने लगा, एंड द फ्री सेक्युलर, और स्वतंत्र धार्मिक भावना के रूप में हमें अंग्रेजी साहित्य में नजर आती। यानी जब भी कभी हम इंग्लिश लिटरेचर में हम जब सेंस ऑफ ब्यूटी की बात करते हैं, डिलाइट इन लाइफ की बात करते हैं, सेक्युलर स्पिरिट की बात करते हैं, तो हमें वहां पर ह्यूमनिज्म का प्रभाव हमें इजीली देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये कुछ जो विशेषताएं थी जो रिचर्ड सेकंड के शासनकाल के दौरान। इट इज इन द एडवेंट ऑफ ह्यूमनिज्म ऑफ चौसर डे, इस तरीके से चौसर के दिनों में जो ह्यूमनिज्म की जो स्टार्टिंग थी, दैट वी मार्क द सीड ऑफ रेनेसा, इसी स्टार्टिंग में हमें रेनेसा युग के, रेनेसा आंदोलन के सीड में बीज नजर आ, आ गए थे। द वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स में, जो कि बहुत विशाल और एक बहुत ही जटिल आंदोलन था, विच वाज टू फ्लरिश लेटर, जो कि फ्लरिश मानी, जिसको फ्लरिश मानी फैलना था, लेटर ऑन ड्यूरिंग एलिजाबेथन के दौरान। दिस एडवर्स कंडीशन ऑफ इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड की जो बुरी दशाएं थी, हिल्ड दिस मूवमेंट मानी पकड़े रखा था, दिस मूवमेंट फॉर रेनेसा को इन चेक फॉर मोर देन 2 सेंचुरी, यानी 2 शताब्दियों तक इंग्लैंड की बुरी दशाओं ने इस मूवमेंट को रोके रखा था। एंड एज इन द फील्ड ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मेशन, लेकिन जब धार्मिक सुधार की क्षेत्र की बात करते हैं, एंड इन डेथ ऑफ इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, और हम बौद्धिक रेनेसा के क्षेत्र की बात करते हैं, इंग्लैंड हैड टू वेट टिल द 16th सेंचुरी, तो इंग्लैंड को 16वीं शताब्दी तक इंतजार करना पड़ा। व्हेन द प्रोमिसेस ऑफ द 14th वर्स, जब तक कि 14वीं शताब्दी के वायदे पूरे, तो जब 14वीं शताब्दी के वायदे वायदे पूरे हुए, तो इंग्लैंड को रेनेसा के आने तक, रेनेसा 16th सेंचुरी तक इंतजार करना पड़ा। तो इस तरीके से हमने देखा कि चौसर के युग में 2 राजाओं का शासनकाल कहा था, एडवर्ड एंड रिचर्ड। पहले पार्ट में हमने एडवर्ड के शासनकाल में जो विशेषता पाई गई थी वही चौसर के युग की विशेषता थी, और दूसरे राजा के शासन में विशेषता पाई गई थी जो हमने इस पार्ट में पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ आपको चौसर के एज में कौन कौन सी विशेषता देखने को मिलती है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्लीज अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज आप उस फर्स्ट पार्ट को अवश्य देखें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।